स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गई फिर से एक नया अध्याय लेकर। जैसा कि अभी हम आजकल आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करा रहे हैं गद्यांश आधारित, तो उसी तरीके से आज हम लेकर आए हैं आपकी क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की क्षितिज बुक के गद्य खंड का अध्याय है एक कहानी यह भी। ये जो चैप्टर है ये मनु भंडारी के ने लिखा है, जो एक संस्मरण है। याद रखिएगा, उनके जीवन से घटित कुछ घटनाओं को उन्होंने यहाँ पे उल्लेखित किया है। खास तौर से उन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें बताने, यानी कि संस्मरण के माध्यम से बताने की कोशिश करी है कि उनके जीवन में जो किसी व्यक्तित्व का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो थे उनके पिताजी, और उसके बाद थी उनकी अध्यापिका शीला दीक्षित। तो उनके ही सारे इर्द गिर्द घूमती हुई ये कहानी है। ख़ास तौर से उनके पिताजी और उनके बीच, यानी कि मनु भंडारी और उनके पिताजी के इर्द गिर्द घूमती हुई ये पूरी एक कहानी थी। हमने पढ़ी, समझी। तो अब इसी जो अध्याय से कुछ गद्यांश लेकर आई हूँ जिन पर आधारित हम प्रश्नों को करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास में आज आएगा, पहला गद्यांश है। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते ए पिता थे, यानी कि पिताजी के बारे में बता रही हैं। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं दिया। अर्थ यानी कि पैसा उन्हें नहीं मिला। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहंग उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपकपाती थरथराती रहती थी। तो ये यहाँ पर इस गद्यांश में उन्होंने खास तौर से अपने पिताजी के व्यवहार के बारे में हमें अवगत कराया है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है। भग्नावशेषों को ढोने का तात्पर्य क्या है? भग्नावशेष का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो टूटे, जो भवन टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं, उनके जो अवशेष बचे रहते हैं उनको भग्नावशेष कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया इसका अर्थ? टूटे फूटे खंडहर महल, रूढ़िवादिता सोच व एवं विचार, पुरानी बातों को वर्तमान में लागू करना, या भूरे रंग के अवशेषों को वहन करना। तो यहाँ सही क्या है? पुरानी बातों को वर्तमान में लागू करना, क्योंकि उनके जो पुरानी चीजें थी जो अब आर्थिक स्थिति के कारण बदल चुकी थी, उनको वो अभी वर्तमान में लागू करना चाह रहे थे। जैसे कि उनकी जो ये आदतें यहाँ पर बताई गई हैं कि नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने की जो आदत थी, जो अब बहुत ही कहीं नीचे सरकती जा रही थी, ये सारे ही आपके किस में आएंगे? भग्नावशेषों में आएंगे। वो सारी चीजें जो पहले थी उसे वो वर्तमान में लागू करना चाह रहे थे। नेक्स्ट है, लेखिका के पिता अजमेर क्यों आए थे? क्या कारण था? व्यापार करने के लिए, आर्थिक हानि होने के कारण, बच्चों की पढ़ाई के कारण, अपनी संपत्ति को बेचने के लिए। किस कारण से आए थे वो? उन्हें आर्थिक हानि हुई थी, इस कारण से वो अजमेर से आकर अजमेर आ गए थे। कहाँ से? इंदौर से। अजमेर आने के पश्चात लेखिका के पिता ने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने शब्दकोश का निर्माण किया था। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया, कर्जदारों का कर्जा चुकाया, माता के प्रति स्वभाव को बदल दिया, बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान करी। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 4 है, लेखिका की माँ हमेशा भयभीत क्यों रहती थी? क्यों डरी रहती थी? समाज के लोगों के डर के कारण, पिताजी के आर्थिक नुकसान के कारण, पिता के क्रोध के कारण, अपने भविष्य की चिंता के कारण। तो वो क्यों डरी रहती थी, थरथर कांपती थी? पिताजी के क्रोध के कारण, क्योंकि उनके जो हालात बदले उससे वो थोड़ा सा क्रोधी हो गए थे, और ये सारा क्रोध वो अपनी वाइफ पर निकालते थे। प्रश्न संख्या 5 है, लेखिका के पिता के क्रोध के क्या कारण बताए गए हैं? नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर चले जाना, उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीजें ही बताई गई जो पहले थी और अब नहीं है।
इस कारण वो धीरे धीरे क्रोधी होते चले गए थे। अगला गद्यांश आता है गद्यांश संख्या 2। पिता की ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उसमें। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, नहीं चाहा, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ ही था, लेकिन निहायत असहज मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। तो इन्होंने अभी पहला गद्यांश जो हमने पढ़ा वो पिताजी के बारे में बताया। दूसरा गद्यांश जो हम पढ़ रहे हैं वो उन्होंने अपनी माता जी के बारे में बताया। अब इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार माँ के स्वभाव की विशेषताएं क्या थी? धरती से अधिक धैर्यवान एवं सहनशील थी, पति तथा बच्चों की सेवा में समर्पित थी, स्वयं के विषय में ना सोचने वाली थी। तो सही क्या था? उपरोक्त सभी, ये सारी ही चीजें उनके अंदर थी। प्रश्न संख्या 2 है, माँ सहज भाव से क्या स्वीकार करती थी? पिता की जाति, अपने बच्चों की उचित अनुचित मांग, सबकी आज्ञा का पालन, या उपरोक्त सभी? तो वो ये सारी चीजें ही स्वीकार करती थी। पिता जो जाति करते, बच्चे जो मांग करते, और सब लोग जो कहते वो सब कुछ बिना सोचे समझे उसको मान लिया करती थी। तीसरा प्रश्न है, माँ का त्याग लेखिका के लिए आदर्श क्यों नहीं बन सका? क्या कारण था? उनकी सहनशीलता व त्याग परिस्थितियों व मजबूरी से उपजे थे। लेखिका को माँ की आदतें पसंद नहीं थी। माँ के प्रति परिवार संवेदनशील नहीं था। उनका त्याग मानवता के कल्याण के लिए नहीं था। तो इसलिए आदर्श नहीं बन सकी, क्योंकि उनकी सहनशीलता और त्याग, माँ के अंदर जो सहनशीलता और त्याग था वो परिस्थितियों के कारण था। जो चीजें उनके सामने आती गई वो उन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से ढलती चली गई। इसलिए परिस्थितियां और उनकी मजबूरी थी, अगर वो ये ना करे तो क्या करे, इसलिए वो कभी भी त्याग, ये उनकी सहनशीलता और त्याग जो है लेखिका का आदर्श नहीं बन पाए थे। प्रश्न संख्या 4 है, लेखिका की माँ ने अपने पति से जिंदगी भर कुछ भी क्यों नहीं मांगा? क्या कारण था नहीं मांगा? वह बहुत धैर्यवान थी। जो मिल जाए उसे वह अपना प्राप्य समझती थी। लेने की कभी कामना नहीं करती थी। उपरोक्त सभी। तो गद्यांश के हिसाब से ये सारी बातें उन्होंने बोली, इसीलिए पिताजी से उन्होंने कभी भी कोई चीज चाही नहीं, मांगी नहीं। प्रश्न संख्या 5, प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका किसके बारे में बात कर रही है? वो किसके बारे में सोच रही है, बता रही है? अपनी माँ के विषय में, अपने परिवार के व्यवहार के विषय में, पहला दूसरा दोनों, या अपने पड़ोस के विषय में? तो ये पूरा गद्यांश जब हमने पढ़ा है तो हमने क्या देखा? वो अपनी माँ के विषय में ही इस गद्यांश में बता रही हैं। अब आते हैं गद्यांश संख्या 3 पर। यहाँ क्या दिया गया है? आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, कितना असहाय और कितना असुरक्षित बना दिया है। तो आजकल हम लोग कितने फ्लैट कल्चर में जी रहे हैं। तो वो जो पड़ोस कल्चर हमारी लेखिका ने देखा वो कहीं आजकल गायब हो गया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरा अवस्था गुजार अपनी युवा अवस्था का आरंभ किया। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन में कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए। तो उनके पड़ोस में जो लोग थे वो उनको बहुत ही ज्यादा समय तक, यानी कि आज भी वो पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से याद हैं। इसी वजह से उनकी जितनी भी आरंभिक कहानियां रही, उनकी कहानियों के पात्र उनके पड़ोस के ही रहे। अब उनके पड़ोस के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छा व्यवहार था, जो आजकल उन्हें देखने को नहीं मिलता है। तो इस बात का वो अफसोस भी उन्होंने इस गद्यांश में बताया है।
अब इस पर आधारित हमारे पास प्रश्न है। पहला, परंपरागत पड़ोस कल्चर से क्या तात्पर्य है? जिसमें व्यक्ति अपने तक सीमित रहता है, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार तक सीमित रहता है, जिसमें व्यक्ति के अपने पड़ोसियों से उदार एवं घनिष्ठ संबंध होते हैं, जिसमें व्यक्ति को अपने पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर पड़ोस कल्चर से तात्पर्य है जिसमें व्यक्ति के अपने पड़ोसियों से उदार और घनिष्ठ संबंध होते हैं, जैसे परिवार वालों के साथ होते हैं उसी तरीके से पड़ोसियों से होते हैं, तो इसे कहते हैं पड़ोस कल्चर। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार पड़ोस कल्चर को सबसे अधिक नुकसान किसने पहुंचाया है? वो है आजकल की फ्लैट संस्कृति ने, मनुष्य की स्वार्थ भावना ने, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति ने, महानगरों की फ्लैट संस्कृति ने, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने। तो सही क्या है? वो महानगर की फ्लैट संस्कृति। तो महानगरों में जो अब लोग फ्लैट में बसने लगे हैं उसके कारण जो है अब ये पड़ोस कल्चर कहीं ना कहीं खत्म होता चला जा रहा है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास में, लेखिका की कहानियों के पात्र प्रायः किस परिवेश से हैं? जो उनकी आरंभिक कहानियां रही उनके ज्यादातर पात्र कहाँ कहाँ के रहे? उच्च पूंजीपति वर्ग के, निम्न शोषित वर्ग के, अपनी कल्पना लोक के, या उनके मोहल्ले के? तो खुद उन्हीं के मोहल्ले के यानी कि उनके पड़ोस के लोग ही जो रहे वो उनकी आरंभिक कहानियों के पात्र रहे हैं। चौथा प्रश्न है, कहानियां लिखते समय लेखिका को किसका एहसास हुआ? जब वो कहानियां लिखती तो उन्हें किस चीज का एहसास हुआ? किशोरावस्था से जुड़ी हुई यादों का, अपने पड़ोसियों की बातों का, पात्रों के उच्च वर्ग के होने का, या सामाजिक विषमता का? तो उन्हें किस चीज का जो है एहसास हुआ? वो था किशोरा अवस्था से जुड़ी हुई यादों का, क्योंकि जब वो लिखने बैठी तो उन्हें याद आया कि उनकी किशोरा अवस्था में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिनको वो कहानियां का रूप दे सकती है। प्रश्न संख्या 5 है, फ्लैट संस्कृति का क्या परिणाम हुआ? अब फ्लैट संस्कृति का परिणाम क्या हुआ? हमारी सोच विस्तृत एवं व्यापक हुई, हम एक दूसरे से दूर हो गए, हम स्वयं के विषय में सोचना भूल गए, या उपरोक्त सभी। तो फ्लैट संस्कृति के कारण हुआ क्या? हम एक दूसरे से दूर हो गए। पड़ोस कल्चर में क्या था? हम सभी एक दूसरे से करीब रहते थे, लेकिन फ्लैट संस्कृति में हमारे बगल के फ्लैट में कौन रह रहा है हमें यही नहीं पता। हम आत्म केंद्रित होते चले जा रहे हैं, हम एक दूसरे को कुछ जानते तक नहीं है। तो इस तरीके से क्या हुआ? हम एक दूसरे से दूर हो गए। अब आते हैं गद्यांश संख्या 4 पर। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया था। यानी कि पिताजी के साथ जो बैठकों में बैठती थी, अब उन्होंने उसे एक्टिविटी में बदल दिया था। यानी कि सिर्फ तुम्हें सुनना नहीं है, उसमें तुम्हें भागीदार भी बनना है। सन 46-47 के दिन वे स्थितियां उनमें वैसी ही घर में बैठे रहना संभव था भला? प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था, और पूरे दम खम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी, और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में, क्योंकि जो शीला अग्रवाल जो कर रही थी हमारी लेखिका, वो पिताजी को कहीं से भी पसंद नहीं था, तो जिसकी वजह से घर में भी बहुत ज्यादा बहसबाजी हुआ करती थी। पिताजी की आजादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानूं समझूं, बस हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। यानी कि वो सिर्फ उन्हें इतनी आज़ादी दी थी कि घर में जो भी संगोष्ठियां हो रही थी उसमें बैठकर भाग ले, लेकिन बाहर निकल कर जो लड़कों के साथ नारेबाजी हो रही है, जुलूस हो रही है, हड़तालें हो रही हैं, इन सब चीज़ों को उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रंगों के लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ, राजेंद्र से शादी की
तब तक यह चलता रहा। यानी कि तब जब वो सिलसिला टकराहट का शुरू हुआ तो जब तक इन्होंने अपनी मर्जी से शादी करी तब तक ये सिलसिला जारी रहा। अब इसी गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, क्या है? देश की आजादी के आंदोलन में लेखिका ने क्या क्या कार्य किए? जुलूस में भाग लिया, भाषण दिया, विद्यालय में छात्राओं से हड़ताल करवाई, उपरोक्त सभी। तो उन्होंने ये सारी ही चीजें करी। तो कहाँ लगाएंगे? उपरोक्त सभी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के घर में कौन सा बवंडर मचा हुआ था? लेखिका तथा उनके पिता के मध्य टकराहट होना, लेखिका के परिवार का उसके विरुद्ध होना, लेखिका के घर में खाने के लाले पड़ना, आर्थिक तंगी का बहुत अधिक बढ़ जाना। तो क्या हुआ था? लेखिका के घर में कौन सा बवंडर था? लेखिका तथा उनके पिता के मध्य जो है वैचारिक मतभेद बहुत ही ज्यादा शुरू हो चुका था। तो इसी को इन्होंने बवंडर का नाम दिया था। तीसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार लेखिका के पिता उससे क्या चाहते थे? लेखिका उनकी उपस्थिति में घर आए लोगों के बीच उठे बैठे, लेखिका घर की चारदीवारी तक ही सीमित रहे, देश में घट रही स्थितियों से अनजान बनी रहे, लड़कों से अधिक बातचीत ना करे। तो लेखिका के पिताजी उससे ये चाहते थे कि लेखिका उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के साथ उठे बैठे ताकि देश में जो कुछ हो रहा है वो जान सके। चौथा प्रश्न है, लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का क्या योगदान रहा? शीला अग्रवाल ने क्या किया उनकी लाइफ में? लेखन के प्रति लेखिका की रुचि पैदा हुई, अच्छे साहित्य की परख उनके माध्यम से हुई, देश की आजादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। चौथा, उपरोक्त सभी। तो ये सारी ही चीजें जो है शीला अग्रवाल के साथ जब वो जुड़ी तो उनके जीवन में बदलाव आए। साहित्य वो पहले भी पढ़ती थी लेकिन अब वो अच्छे साहित्य पढ़ने लगी थी, लेखन में रुचि हो गई थी, फिर आजादी में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी करी। पांचवा प्रश्न है, रगों में खून की जगह लावा बहने से क्या तात्पर्य? इसका मतलब क्या है? अत्यधिक जोश एवं उत्साह होना, उग्रवादी विचारधारा का होना, संवेदनशील बने रहना, विरोधी स्वभाव का होना। तो रगों में खून की जगह लावा बहने का तात्पर्य है अत्यधिक जोश एवं उत्साह होना। जैसे कि युवावस्था में होता है, बहुत ज्यादा जोश और उमंग होता है, हर कुछ कर गुजरने की एक ताकत सी होती है। तो वही चीजों से तात्पर्य है रगों में खून बहना, रगों में खून की जगह लावा बहना। चलिए, यहाँ पर हमारा गद्यांश संख्या 4 खत्म हुआ। अब हम आ गए गद्यांश संख्या 5 पर। यश कामना बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले, बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों की जा रही है। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए थे। लौट कर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था, सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। तो कॉलेज से आए पत्र के कारण पिताजी इतना गुस्सा हो गए और उनको लगा कि लौट के आके बहुत गुस्सा करेंगे, तो वो जाकर कहाँ बैठ गई? पड़ोस में बैठ गई थी। अब इसी गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, लेखिका के अनुसार उनके पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? यश की चाह, विशिष्ट बनकर जीने की इच्छा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले काम, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ क्या था? ये उपरोक्त सभी पर हम निशान लगाएंगे। ये सारी ही उनकी दुर्बलता थी। दूसरा प्रश्न है, कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को किस कारण पत्र लिखा था? किस लिए लिखा था? लेखिका की गतिविधियों की शिकायत करने के लिए, यानी कि वो जो एक्टिविटीज कर रही थी उसकी शिकायत करने के लिए, लेखिका की प्रशंसा करने के लिए, लेखिका द्वारा पढ़ाई लिखाई ना करने के लिए, विद्यालय में उपस्थित ना होने के लिए। तो किस लिए पत्र लिखा था? लेखिका की गतिविधियों की शिकायत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के पिताजी आग बबूला क्यों हो गए? प्रिंसिपल का पत्र पाकर जिसमें मनु को कॉलेज से निकालने की बात कही गई थी,
लेखिका के द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन करने से, लेखिका के मित्रों के घर आने जाने से, लेखिका की पढ़ाई में रुचि ना होने से। तो किस कारण आग बबूला थे? प्रिंसिपल का पत्र पाकर जिसमें मनु को कॉलेज से निकालने की बात कही गई थी। चौथा है हमारा प्रश्न, लेखिका पड़ोस की एक मित्र के घर जाकर क्यों बैठ गई थी? पिताजी के क्रोध से बचने के लिए। क्या है? मित्र से लंबे समय से ना मिल पाने पर मित्र से मिलने हेतु, पिताजी के क्रोध से बचने हेतु, अपनी माँ को ढूंढने हेतु, या सामाजिक गतिविधियों पर चर्चा करने हेतु। तो क्यों गई थी? पिताजी के क्रोध से बचने के लिए। पांचवा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका का कैसा स्वभाव उभर कर आता है? डरपोक प्रवृत्ति वाला, समझदारी से काम लेने वाला, पिताजी का अनादर करने वाला, या झगड़ालू प्रवृत्ति। तो ये पूरा गद्यांश जब हमने पढ़ा तो हमें कैसा उनका, वो है समझदारी से काम लेने वाला। वो नहीं चाहते थे कि घर में किसी तरह की टकराहट बढ़े, जो है लड़ाई झगड़ा हो, तो इसलिए वो उस समय पिताजी के सामने आना नहीं चाहती थी और जाकर कहाँ बैठ गई? अपने पड़ोस में। तो यहाँ पर हमारे गद्यांश आधारित प्रश्न खत्म हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका की विशेषता क्या थी? अपनी धुन की पक्की होना, मन में देशभक्ति की भावना होना, अपने विचारों को बेझिझक व्यक्त करने वाली, या उपरोक्त सभी। तो हमने जब पूरा पाठ पढ़ा तो ये सारी क्वालिटीज ही हमें लेखिका के अंदर दिखती हैं। तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल उससे परेशान क्यों थी? लेखिका स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेती थी इसलिए, वह जुलूस निकालती थी, वह सभी छात्राओं को इकट्ठा करके भाषण देती थी, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ करेंगे ये सारी ही चीजें करती थी जिसके कारण प्रिंसिपल उनसे परेशान थी। प्रश्न संख्या 3 है, लेखिका मनु भंडारी को लेखन की प्रेरणा किससे मिली थी? अपने पिताजी से, हिंदी प्राध्यापिका से, या इन दोनों से, या अपनी माता से? तो दोनों से ही। देखिए बचपन से ही उन्होंने पिताजी को देखा, फिर जब शीला अग्रवाल के टच में आई तो उन्होंने भी लेखन के प्रति इनके अंदर जो है इच्छा जगाई। तो यहाँ पर ये दोनों ही रहेंगी। लेखिका के पिता द्वारा लिखे गए शब्दकोश से उन्हें किसकी प्राप्ति हुई थी? यश और प्रतिष्ठा की। यश और प्रतिष्ठा की, धन एवं संपदा की, सरकार द्वारा सम्मान की, मंगला पारितोष पुरस्कार की। तो किसकी प्राप्ति हुई? वो थी यश और प्रतिष्ठा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका के पिता के स्वभाव को क्रोधी किसने बना दिया था? उनकी आर्थिक तंगी ने। तो क्या था? लंबी बीमारी ने, स्वयं लेखिका ने, आर्थिक तंगी ने, या परिवार के सदस्यों ने? तो किसने बनाया था? वो थी आर्थिक तंगी, जिसकी वजह से उनको आर्थिक नुकसान हुआ था और वो इंदौर से कहाँ, अजमेर आ गए थे। तो इसकी वजह से धीरे धीरे वो क्रोधी होते चले गए थे। प्रश्न संख्या 6 है, लेखिका को अपने अस्तित्व का एहसास कब हुआ? आंदोलन में भाग लेने पर, पिता से बहस करने पर, बड़ी बहन तथा भाई की छत्र छाया हटने पर, या माँ से दूर होने पर? जब उनके सभी भाई बहन उनके पास से अलग हो गए तब उन्हें जाकर अपने अस्तित्व का एहसास हुआ था। प्रश्न संख्या 7, लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते थे? घर में जितनी भी गोष्ठियां या बहस होती थी तो वो क्यों चाहते थे कि लेखिका उसमें बैठे? ताकि लेखिका घर के बाहर न जाए, ताकि लेखिका देश में चल रही गतिविधियों को जाने और समझे, ताकि लेखिका पिता की विचारधारा से परिचित हो सके, ताकि लेखिका को किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त हो सके। तो क्यों? ताकि लेखिका देश में चल रही गतिविधियों के बारे में जाने और समझे। इसलिए वो चाहते थे कि सभी संगोष्ठियों में वो वहां साथ में बैठें। घर की दीवारों का पूरे मोहल्ले तक फैलने से क्या आश्रय है? सारे मोहल्ले का घर जैसा होना, घर को मोहल्ले से जोड़कर ना रखना, एक ही परिवार के व्यक्तियों का एक साथ रहना, या वसुंधैव कुटुंबकम की भावना का अभाव होना। तो यहाँ पर घर की दीवारों का पूरे मोहल्ले तक फैले होने का आश्रय है सारे मोहल्ले का घर जैसा होना। प्रश्न संख्या 9, लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ा? सबसे ज्यादा किसका? हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का, बड़ी बहन सुशीला का,
लेखिका की माँ का या लेखिका के पिता का? तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव उन्होंने बताया है वो उनके पिताजी का पड़ा। पिताजी के साथ जो उनकी टकराहट होती थी उससे धीरे धीरे उनके जो स्वभाव की बातें थी वो खुद लेखिका के अंदर आ गई थी। अगला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी माँ को कैसा बताया है? साधारण, नासमझ, व्यक्तित्व विहीन या पराश्रित? तो यहाँ पर कैसा बताया है उन्हें? व्यक्तित्व विहीन बताया, जिसका कोई भी अपनी एक पर्सनालिटी नहीं है, ऐसा व्यक्तित्व उनको बताया गया है। तो यहाँ पर मनु भंडारी से संबंधित जो हमारा ये अध्याय था, एक कहानी यह भी वो समाप्त हुआ। तो ध्यान रखिए, इसी तरीके से मैं अभी आपके लिए और भी आगे अध्याय लेकर आ रही हूँ, तो उन्हें देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है उसके एमसीक्यूज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।